हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ और हम कर रहे थे लेसन 5 मॉड्यूल से सीआर का फाइनेंशियल स्टैम्प ड्यूटी एंड टैक्सेशन एस्पेक्ट ऑफ अमलगामेशन। ठीक है, इसका हमने किया था और हमने पूरा स्टैम्प ड्यूटी का जो है पेबल होगी कौन से डॉक्यूमेंट, ये वाला स्टैम्प ड्यूटी पेबल ऑन हाई कोर्ट ऑर्डर सैंक्शनिंग अमलगामेशन, ये पूरे सारे पॉइंट जितने भी थे ये कंप्लीट करे थे पिछली वीडियो में। ठीक है, लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का। ठीक है, आज हम इससे आगे करेंगे। ये 8 पॉइंट में खत्म हुआ था, अब हम करेंगे इंसिडेंस ऑफ लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, वो कारण, वो बातें जहाँ स्टैम्प ड्यूटी लेवी होती है। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि स्टैम्प ड्यूटी इंस्ट्रूमेंट पे लागू होती है। स्टैम्प ड्यूटी इज लेविड ऑन इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 3 ऑफ बॉम्बे स्टैम्प एक्ट 1958 स्पेसिफाई द फॉलोइंग असेंशियल फॉर द लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। यानी कि सेक्शन 3 ऑफ बॉम्बे स्टैम्प एक्ट 1958 कुछ ये 4 बातें बताता है जिसमें, ठीक है, कुछ बातें बताता है जिससे आपको इंस्ट्रूमेंट पे आप स्टैम्प ड्यूटी लेवी करोगे। ठीक है, वो बातें कौन सी हैं? जो इंस्ट्रूमेंट है, देयर मस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपको यदि किसी डॉक्यूमेंट पर स्टैम्प ड्यूटी लगानी है तो वो डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है? देयर मस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट में काउंट होना चाहिए। Such instrument is one of the instrument specified in Schedule 1. वो इंस्ट्रूमेंट शेड्यूल 1 में इंस्ट्रूमेंट वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, तीसरा, सच इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो एग्जीक्यूटेड होना चाहिए। सच इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी हैव ईदर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो है not having been previously executed by any person is executed in the state, यानी कि सेम स्टेट में वो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ होना चाहिए। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि भैया यदि एक स्टेट में एक बार वो डॉक्यूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट, उस पर स्टैम्प ड्यूटी लग गई तो दोबारा थोड़ी लगेगी, दोबारा नहीं लगेगी। इसलिए कह रहे हैं कि यदि एक स्टेट में यदि एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, उसकी रजिस्ट्री हो रखी है, तो एक स्टेट में प्रॉपर्टी है, मान लीजिए वो किसी दूसरी स्टेट में भी काउंट होती है, तो वहां पर भी स्टैम्प ड्यूटी अलग से लगेगी। पर यदि उसी स्टेट में एक बार स्टैम्प ड्यूटी लग चुकी है तो दोबारा नहीं लगेगी। इसलिए कह रहे हैं नॉट हैविंग बीन प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट उस स्टेट में दोबारा अप्लाई नहीं होना चाहिए स्टैम्प ड्यूटी के लिए। हैविंग बीन एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द स्टेट रिलेट्स टू एनी प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन द स्टेट और एनी मैटर ऑफ थिंग डन और बी डन इन द स्टेट एंड रिसीव्ड इन द स्टेट, यानी कि किसी दूसरी स्टेट में यदि वो प्रॉपर्टी काउंट होती है तो किसी दूसरी स्टेट में वो इंस्ट्रूमेंट काउंट होगा, एग्जीक्यूट होगा और उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। ठीक है, ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। फर्स्ट, पहला इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए शेड्यूल 1 में। तीसरा, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। चौथा पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट है कि वो सेम स्टेट में एग्जीक्यूट ना हुआ हो पहले। दूसरा पॉइंट है कि यदि अदर स्टेट में वो काउंट होता है तो वो एग्जीक्यूट होगा स्टैम्प ड्यूटी के लिए। ठीक है, अब है इंस्ट्रूमेंट कि भैया इंस्ट्रूमेंट आप किस किस चीज को बोलोगे? हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। ठीक है, पर कौन से डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं? द टर्म इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड, कहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की टर्म डिफाइन हुई है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ बॉम्बे स्टैम्प एक्ट 1958 में इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन डिफाइन हुई है। इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच एनी, जो राइट और लायबिलिटी को क्रिएट, ट्रांसफर, लिमिटेड, एक्सटेंडेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिकॉर्ड करता है, वो सारी बातें डॉक्यूमेंट की इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगी। जो डॉक्यूमेंट राइट और लायबिलिटी को क्रिएट, ट्रांसफर, लिमिटेड, एक्सटेंडेड, एक्सटिंग्विश्ड, रिकॉर्ड करता है, वो सारे डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। बट डज नॉट इंक्लूड बिल ऑफ एक्सचेंज, पर वो डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ लेडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रॉक्सी एंड रिसिप्ट्स, ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये इंस्ट्रूमेंट में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, अवार्ड जो है वो इंस्ट्रूमेंट में काउंट होता है और उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। एन अवार्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ स्टैम्प एक्ट इन द सेम इज रिक्वायर्ड टू बी स्टैम्प एज,
was decided in the case Hindustan Steel Limited versus दिलीप कंस्ट्रक्शन कंपनी। यानी कि अवार्ड जो है वो इंस्ट्रूमेंट है। दिलीप कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ये दावा किया था कि भैया अवार्ड है ये, तो इस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, पर केस ने उसने कोर्ट ने कहा था कि अवार्ड जो है वो इंस्ट्रूमेंट में काउंट होते हैं इंस्ट्रूमेंट एक्ट की डेफिनेशन के थ्रू। यानी कि जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में स्टैम्प बॉम्बे स्टैम्प एक्ट 1958 में कही गई है, तो अवार्ड जो इंस्ट्रूमेंट में काउंट होते हैं और उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। फिर द स्कीम ऑफ अमलगामेशन सेंचनिंग, ये सब विवाद उठे थे बाय द कोर्ट वुड बी एन इंस्ट्रूमेंट इन द मीनिंग। ये कहना चाह रहे हैं कि भैया यदि कोर्ट ने अमलगामेशन स्कीम ऑफ अमलगामेशन अंडर सेक्शन 394 पास करी है और उसके तहत जो आप पे स्टैम्प, और यदि ट्रांसफरर कंपनी से ट्रांसफरी कंपनी में कोई ट्रांसफ़र होता है तो आप उस ट्रांसफ़र पर स्टैम्प ड्यूटी लगाएंगे। आप ये कह नहीं सकते हैं कि भैया ये तो हम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, इस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। यदि कोर्ट ने स्कीम ऑफ अमलगामेशन अंडर सेक्शन 394 पास करी है तो आपको उस पर स्टैम्प ड्यूटी, उस ट्रांसफ़र पे आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये पूरी तरीके से सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और बॉम्बे स्टैम्प एक्ट के थ्रू इंस्ट्रूमेंट में वो हाई कोर्ट का ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में काउंट होगा और उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। ये केस बताया था हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये बात उठी थी और इसको आपने क्लैरिफाई किया था और उस पर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ी थी। क्योंकि हुआ ये था कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का टाटा मिल्स का जो मर्जर हुआ था हिंदुस्तान लीवर में, तो स्टेट ने इस पर स्टैम्प ड्यूटी लगाई थी इस ट्रांसफर पर HLL ने 2 ग्राउंड्स दिए थे और उस कहा था कि भैया 2 ग्राउंड्स हैं और इस स्टैम्प ड्यूटी को चैलेंज किया था। पहला ग्राउंड उसने क्या लगाया था कि स्टेट को तो पावर ही नहीं है कि वो हम पे स्टैम्प ड्यूटी लगाए। दूसरा ग्राउंड क्या था कि ये जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ये तो मर्जर है और ये ना तो इंस्ट्रूमेंट है ना ही डॉक्यूमेंट है। पर इस पे कोर्ट ने कहा था कि ये जो ऑर्डर है ये पूरी तरीके से जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये लिविंग पर्सन में हो रहा है और लिविंग पर्सन में कोई कंपनी, कोई एसोसिएशन, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे वो इनकॉर्पोरेट हो, लिविंग पर्सन में आती है। और ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है आपस में जो आप कर रहे हो ये पूरी तरीके से इंस्ट्रूमेंट है और इस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। तो कोर्ट के ऑर्डर से फिर ये HLL को स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ी थी। ठीक है। दिस डेफिनेशन इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड डॉक्यूमेंट विच purpose to transfer assets and liability consider as an instrument। ये जो डेफिनेशन है ये प्रॉपर इंक्लूसिव डेफिनेशन है और इसके थ्रू जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटी आएंगी उसमें जो भी ट्रांसफ़र और जो लाइबिलिटी इस इंस्ट्रूमेंट में आएंगी उन पे स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अब तक समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, और यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी केस हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका आंसर मैं लेके आऊँगी, अलग से वीडियो बना दूँगी, उस पर उसको समझा दूँगी। यदि कोई भी आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, CR के किसी भी केस में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूँगी। ठीक है, उस पर अलग से वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, चलो बाय। और ये वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है।